गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासें हैं ये। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासों में हमने चार्टर एक्ट 1813 के बारे में बात किया था। तो यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813 के बाद ही एक बहुत ही पॉपुलर विवाद जो सबसे सामने उभर कर आया वो था प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद ये बहुत ही पॉपुलर मैटर है। इस पर बार बार क्वेश्चन बनते हैं, बार बार क्वेश्चन आता है, पूछा भी जाता है कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये घटना है। जैसे 1813 के आज्ञा पत्र में 3 बातें थी, जिसमें एक बात पर तो कोई विवाद नहीं था, लेकिन 2 बातें थी जिससे कि पूरी तरीके से विवाद उत्पन्न हो गया। वो 3 बातें कौन सी थी? जैसे कि कोई भी यूरोपीय कंपनी भारत में आ सकती है और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर था, इसमें किसी भी तरीके का विवाद नहीं था। लेकिन जो दूसरी बात इन्होंने कही कि जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र है जिसमें कंपनी का जहां पर शासन है वहां पर शिक्षा की रिस्पांसिबिलिटी कंपनी की होगी। उसने ये तो बता दिया कि शिक्षा की रिस्पांसिबिलिटी कंपनी की होगी, बट उसने ये नहीं बताया कि शिक्षा का माध्यम कैसा होगा और यहाँ पर किस तरीके की शिक्षा दी जाएगी, अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम। अगली बात उसने कहा कि 1 लाख की धनराशि दी जाएगी और उस 1 लाख की धनराशि को भारतीय साहित्य, भारतीय विद्वान और भारतीय विद्वानों के ज्ञान विज्ञान पर खर्च किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उस चीज को उसने बिल्कुल क्लियर नहीं किया कि केवल भारतीय विद्वान पर खर्च किया जाएगा कि ऐसे भारतीय विद्वान पर खर्च किया जाएगा जिनको पाश्चात्य जानकारी है। तो ये विवाद का इस बात को लेकर कंपनी के जो कर्मचारी थे उनमें विवाद उत्पन्न हो गया और इस विवाद में 2 दल बन गए, 2 गुट बन गए। एक बन गया प्राच्यवादी और एक बन गया पाश्चात्यवादी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, ये धारा 43 के तहत ये मैटर जो है वो धारा 43 के तहत जोड़ा गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि 1813 के चार्टर एक्ट की धारा 43 से आप क्या समझते हैं। तो धारा 43 में ही 3 बातें थी जिसको आप याद रखिएगा और इस धारा 43 को सॉल्व करने के लिए लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया। और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्राच्यवादी वर्ग की। प्राच्यवादी वर्ग, 2 दल बने, एक प्राच्यवादी बना और एक पाश्चात्यवादी बना। तो प्राच्यवादी दल में कौन से लोग थे? इस वर्ग में कंपनी के वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी थे और ये जो 1813 के आज्ञा पत्र में साहित्य शब्द है, साहित्य शब्द से अर्थ भारतीय साहित्य से लेते थे और भारतीय विद्वान से अर्थ भारतीय साहित्य के विद्वानों से लेते थे। बिल्कुल क्लियर है ना कि इस वर्ग में जो अधिकारी थे, जो व्यक्ति थे, वो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी थे। और यहाँ पर जो आज्ञा पत्र में बात कही गई साहित्य शब्द से अर्थ ये भारतीय साहित्य से लेते थे और विद्वान से अर्थ ये भारतीय साहित्य के विद्वान से लेते थे। वे चाहते थे कि भारत में भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाए। इनका जो तर्क था वो ये था कि भारत में भारत की अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, अपना रहन सहन है, तो यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं है। भारतीयों को भारतीय भाषा के माध्यम से शिक्षा दिया जाए। अगली बात, भारत में भारतीय साहित्य के ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। और तीसरी बात, कुछ उदारवादी इस पक्ष में थे कि भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का सामान्य जानकारी कराया जाए, जो कि उनके हित के दृष्टि में था। जैसे इसमें यहाँ पर भी 2 दल बन गए, एक भारतीय हित में सोचते थे, एक यूरोपीय हित में सोचते थे, यानी कि ब्रिटिश हित में सोचते थे।
यहाँ पर जो ब्रिटेन के हित में सोचते थे, जो भारतीय हित में सोचते थे, उनका ये था कि भारत की अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, भारतीयों को भारतीय माध्यम से, भारतीय भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए। लेकिन जो ब्रिटेन के हित की दृष्टि से सोचते थे, उनका मत था, उसमें कुछ लोग थे जैसे प्रिंसप थे, प्रिंसप का नाम भी आपने सुना होगा, प्रिंसप थे, और इनका मानना था कि भारतीय पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने की योग्य है ही नहीं। उनका मानना था कि भारतीयों में वो योग्यता है ही नहीं कि उनको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दिया जाए। ये प्रिंसप का मत था। विल्सन थे, इनका भी मत था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने से भारतीय लोग अंग्रेजों का विरोध करने लगेंगे। और कुछ का तर्क था कि पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके ये यूरोपीय यानी कि ये हमारे समकक्ष हो जाएंगे। और कुछ का ये भी तर्क था कि अगर जो इनको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी तो ये जागरूक हो जाएंगे। तो ये तो ब्रिटेन के हित की दृष्टि से सोचते थे। अगला मत था पाश्चात्यवाद। यहाँ पर भी दो उत्तर, एक भारत के हित में सोचता था और एक ब्रिटेन के हित में सोचता था। एक ब्रिटेन के हित में सोचता था। तो यहाँ पर जैसे इस वर्ग में कौन से थे, जो प्राच्यवादी दल है इसमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी थे, लेकिन जो पाश्चात्यवादी वर्ग है इसमें कंपनी के युवा अधिकारी थे। तो इन्होंने भी जो 1813 के आज्ञा पत्र में साहित्य शब्द है, साहित्य शब्द से अर्थ ये पाश्चात्य साहित्य से लेते थे, और भारतीय विद्वान से अर्थ भारतीय विद्वान जो जिनको पाश्चात्य नॉलेज हो उनसे लेते थे। इनका मानना था कि भारतीय विद्वानों में वही विद्वान आएंगे जिनको कि मिल्टन और लॉक का दर्शन पता हो, मिल्टन की कविताएं और लॉक का दर्शन पता हो। तो इनका मत ये था कि भारतीयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, और अगली बार भारतीयों को पाश्चात्य भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाना चाहिए। और कुछ कट्टरवादी ऐसे थे जो कि भारतीय शिक्षा में ईसाई धर्म को अनिवार्य मानते थे, ईसाई धर्म की शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। वैसे भी इस समय विद्यालय के जो ईसाई मिस्त्रियां हैं वहां पर विद्यालय में के पुस्तकालय में बाइबिल को रखना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया था। परंतु इस संबंध में भी उनके अपने अपने तर्क थे। कुछ भारत के हित के दृष्टि से सोचते थे और कुछ ब्रिटेन के हित के दृष्टि से सोचते थे। और राजा राम मोहन राय हैं, ये भारत के हित के दृष्टि से सोचते थे। इनका मानना था कि लोहा ही लोहे को काट सकता है। अगर जो हमें अंग्रेजों को हराना है, परास्त करना है, इनकी स्ट्रेटजी को सीखना है तो हमारे लिए अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य है। भारतीयों को अपने ज्ञान विज्ञान, अपने संस्कृति, अपने कल्चर को बनाए रखना चाहिए, लेकिन विदेशी संस्कृति में, विदेशी भाषा में जो कुछ अच्छा है उसको ग्रहण करने में कोई भी बुराई नहीं है। और उसके बाद इसमें इस शिक्षा में भारतीय अधिकतम ज्ञान विज्ञान से, उनका मानना था कि शिक्षा से भारतीय अधिकतम ज्ञान विज्ञान से परिचित होंगे और अपनी उन्नति करेंगे। और ब्रिटेन के हित से सोचने वाले जो थे वो ये था कि भारत में पश्चिमी संस्कृति का विकास होगा और कंपनी में व्यापार और शासन करने के लिए अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, और भारत में अंग्रेज परस्त लोग तैयार होंगे जो जन्म से तो भारतीय होंगे पर विचारों से अंग्रेज होंगे, और भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत होंगी। ये जो ब्रिटेन के हित से सोचने वाले थे उनका अपना मत था। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद बिल्कुल उग्र रूप में आ गया, और कंपनी इस कारण अपनी कोई भी शिक्षा नीति पारित नहीं कर सकी।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये विवाद का प्रारंभ जो है कंपनी के अधिकारियों के बीच में था, लेकिन बाद में यह मामला बिल्कुल पार्लियामेंट में पहुंच गया। तो इसके लिए एक 10 सदस्यीय समिति बनाई गई और इसने इस विवाद को सुलझाने के लिए 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल के काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में लॉर्ड मैकाले को भारत बुलाया गया। आगे का आपका टॉपिक है लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र है, उसके बारे में हम कल बात करते हैं। थैंक्स।